गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी कॉलेज दुर्ग में हूँ। मैंने आज आपके लिए एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है और मेरे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है लेंजविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। इसमें ये लेक्चर बीएससी पार्ट 3 के पेपर नंबर 2 का यूनिट 2 का हिस्सा है। तो इस डायमैग्नेटिज्म के बारे में, प्रतिचुंबकी पदार्थ के बारे में आप जानते हैं कि प्रतिचुंबकी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, जिसके कारण इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो शून्य होता है। अब अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ऐसे पदार्थों को, तो ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में लगे रखे जाने पर इनमें लॉरेंज फोर्स लगता है। और ये लॉरेंज फोर्स जो है, ये चूँकि इलेक्ट्रॉन का स्पिन दोनों दिशाओं में होता है, तो ये लॉरेंज फोर्स अंदर और बाहर दोनों ओर लगता है। जब लॉरेंज फोर्स, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो लॉरेंज फोर्स जो है वो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर लगता है, जिसके कारण एंगुलर वेलोसिटी में परिवर्तन होता है और जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण बदलता है। अगर ये फोर्स में कण अगर एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में तो माइनस बाहर की ओर, और अगर ये क्लॉकवाइज गति कर रहा है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। और यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं, दो डायरेक्शन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज कण गति कर रहा है, इसका मतलब है कि लॉरेंज फोर्स बाहर की ओर है। बाहर की ओर है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में परिवर्तन होगा। और अगर कण जो है क्लॉकवाइज अवस्था में गति कर रहा है तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, जिससे कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब दोनों ही तरह से प्लस माइनस, एक तरफ बढ़ना भी होता है, एक तरफ घटना भी होता है। इसका मतलब है इसका नेट डायपोल मोमेंट शून्य ना होकर के किसी एक दिशा की ओर चलता है, और ये जो होता है क्षेत्र की दिशा में लेकिन अत्यंत अल्प चुंबकत्व प्राप्त करता है। ऐसे पदार्थों में क्षेत्र की दिशा में लेकिन अत्यंत अल्प चुंबकत्व प्राप्त होता है। अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को में जिसका कि आवेश E है, ये इलेक्ट्रॉन r0 रेडियस के कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, ω0 इसका एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसमें बहने वाली कुल धारा जो होगी इसका मान I = E ω0/2 पाई। और इस कण का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये I × A के बराबर है। A का मान चूँकि सर्कुलर गति कर रहा है, A का मान हमने रखा πr02। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होता है वो 1/2 E ω0r02 के बराबर प्राप्त होता है। अब चूंकि इस इलेक्ट्रॉन पर एक अभिकेंद्री बल है। अभिकेंद्री बल मतलब जो केंद्र की ओर लगता है, उस बल को आप अभिकेंद्री बल बोलते हैं। तो अभिकेंद्री बल का मान होता है m²r। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इस बल का मान हो गया me ω02r0। अब इस पर जो लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज फोर्स जो हमने आपको बताया कि दो दिशाओं में लगता है, इसका मान Fm से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मान BeV के बराबर है। V का मान होता है r तो ये बन गया लॉरेंज फोर्स = हो गया BE ω0r0। लेकिन इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो कुल बल है, इस कुल बल का मान, टोटल F का मान Fc + Fm के बराबर है। लेकिन ये बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित, बैलेंस होता है। इसलिए कुल बल का मान कितना हो गया, me ω02r0 ± BE ω0r0 = me ω²r0। यहाँ पर ओमेगा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। अब ये दोनों प्लस माइनस दिया गया क्योंकि एक तरफ बढ़ता भी है और एक तरफ घटता भी है, दोनों दिशाओं में इसको मान दिया गया है। यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करें, इस कंपोनेंट को यहाँ लाएं तो हमारे पास ये आ गया ω² - ω02 ± BE ω0/me। ठीक है। अब ये एक a² - b² के फॉर्म में है, सीधे a + b - b का इक्वेशन में लिया तो ये हो गया ω - ω0 × ω + ω0 ± BE ω0/me। ठीक है। अब अगर हम ये मानते हैं कि दोनों जो एंगुलर वेलोसिटी है ये सिमिलर है, बराबर है, इक्वलेंट है, तो यहाँ पर वैल्यू ω = ω0, तो ω - ω0 एक वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो ये आ गया 2ω0। तो ω - ω0 × 2ω0 = BE ω0/me। एक ω0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये ω - ω0 इसको हम लिख सकते हैं डेल ओमेगा। डेल ओमेगा मतलब कोणीय संवेग में होने वाला परिवर्तन। तो ये बन गया ± BE/2me। और ये जो परिवर्तन हो रही है, जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है, इसको हम कहते हैं लर्मर फ्रीक्वेंसी, ω - ω0 के फॉर्म में। लर्मर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि लॉरेंज फोर्स अगर नीचे बाहर की ओर था तो कोणीय संवेग में परिवर्तन हुआ,
जो कि ऋणात्मक v माइनस डेल वी के फॉर्म में आया। अगर कण क्लॉकवाइज गति कर रहा है तो टुवर्ड्स अंदर की ओर लॉरेंज फोर्स लगेगा, तो v प्लस डेल वी के फॉर्म में आया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी परिवर्तित हुई इसको हम लर्मर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में प्राप्त करते हैं, जो कि हम ये मानते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया में कोणीय संवेग जो है वो किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है वो r रेडियस में बना हुआ है, तो r0 रेडियस व कक्ष की त्रिज्या में अगर चुंबकीय क्षेत्र b पर पड़ने वाला प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्टाइल जो है, अगर r के रूप में है, अगर कोणीय संवेग परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब है जो चुंबकीय आघूर्ण है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय आघूर्ण में होने वाला परिवर्तन को हम डेल m से शो कर रहे हैं। m का मान हमारे पास दिया हुआ है, m का मान है हाफ ई ओमेगा 0 r0 स्क्वायर। उस आधार पर चुंबकीय आघूर्ण में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम ज्ञात करते हैं ई आर स्क्वायर अपॉन डेल ओमेगा, क्योंकि अब संवेग पर बदल चुका है, डेल ओमेगा के फॉर्म में आ गया है। ये मान हमने यहाँ पर रखा माइनस ई स्क्वायर r स्क्वायर 4me अपॉन इंटू बी। ठीक है, ये दोनों मान हमने यहाँ पर रखने पर डेल m जो है वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस जेड ई स्क्वायर बी 4me अपॉन आर स्क्वायर बार। z क्यों ले रहे हैं कि उसमें अगर परमाणुओं की संख्या z है। r बार का मतलब हो गया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत परपेंडिकुलर अगर प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन का RMS वैल्यू, उस चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत प्रोजेक्शन की RMS वैल्यू जो होती है वर्ग माध्य मूल मान को प्रदर्शित करने के लिए r बार स्क्वायर टर्म का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो अगर चूंकि हमारा इकाई जो रेडियस है वो उसको हम r0 ले रहे हैं, r0 कक्ष की त्रिज्या है, जिसमें किसी कण के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर x y z हैं, तो r0 स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बार प्लस वाई स्क्वायर बार प्लस जेड स्क्वायर बार। बार का मतलब ही है कि r जो r0 त्रिज्या थी उसमें b के परपेंडिकुलर r प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, उस प्रोजेक्शन का RMS वैल्यू को बार के फॉर्म में लिया जा रहा है। तो r0 स्क्वायर, चूँकि हमने r पर r जो है r0 इस रेडियस पर x y z कोऑर्डिनेट्स है, इसलिए r0 का मान एक्स स्क्वायर बार प्लस वाई स्क्वायर बार प्लस जेड स्क्वायर बार के फॉर्म में आया। अब चूँकि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। स्फेरिकल सिमेट्रिक होने के माने मतलब ये तीनों एक्सेस में बराबर हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर बार इक्वल टू वाई स्क्वायर बार और इक्वल टू जेड स्क्वायर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन। उस स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब कैलकुलेशन अगर केवल जेड एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, जेड एक्सिस के अलॉन्ग लेने पर क्या होगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा केवल जेड एक्सिस पर आ रहा है, तो आर बार स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर, क्योंकि हम जेड के अलॉन्ग ले रहे हैं। एक्स और वाई भी चूँकि इक्वल है, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर बार। चूँकि ये जेड स्क्वायर के अलॉन्ग है तो ये 1/3 हो जाएगा उसका, यानी कि 2/3 r0 स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो कण प्राप्त हो रहा है इसमें जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण होगा उसको किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, डेल m के फॉर्म में। डेल m किसके बराबर आ गया, माइनस जेड ई स्क्वायर बी 4me, यहाँ पर r के स्थान पर r0 स्क्वायर लिया, r बार स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 r0 स्क्वायर। इसका मतलब है अगर एकांक आयतन में अणुओं की जो संख्या है वो अगर n हो, इकाई आयतन के अणुओं की संख्या n होने पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम I इंड्यूस से प्रदर्शित करते हैं। तो I इंड्यूस किसके बराबर आ गया, माइनस n जेड ई स्क्वायर r0 b अपॉन 6me। ये जो कंपोनेंट आ रहा था इसमें हमने एक n और प्राप्त किया। यहाँ पर हमको जो माइनस दिशा प्राप्त हो रही है इसका ये क्या प्रदर्शित करती है कि चुंबकीय आघूर्ण हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो I इंड्यूस्ड का मान किसके पर डिपेंड कर रहा है, माइनस n जेड ई स्क्वायर r0 b अपॉन 6me। लेकिन हम जानते हैं कि b का मान किसके बराबर होता है, b इक्वल टू म्यू एच। b का मान अगर म्यू एच है तो I का मान क्या हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको कितनी प्राप्त हो गई, माइनस n जेड ई स्क्वायर r0 स्क्वायर b अपॉन 6me। लेकिन चूँकि b इक्वल टू होता है म्यू एच, अब यहाँ पर हमने इसका मान रखा तो ये I इंड्यूस किसके बराबर हो गया, n जेड ई स्क्वायर r0 स्क्वायर 6me इंटू म्यू एच। लेकिन I इज प्रोपोर्शनल टू h,
आई इज प्रोपोर्शनल टू एच, प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट जोड़ा, ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, काई। काई क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यहाँ से हम काई का मान निकालें, काई इक्वल टू आई इंड्यूस्ड बाई एच, यहाँ से वो एच कैंसिल हो जाएगा, काई की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, काई इक्वल टू -NZE² R0² म्यू अपॉन 6ME। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनके लिए काई का मान नेगेटिव प्राप्त होता है, और ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र B और टेम्परेचर T पर डिपेंड नहीं करते। और इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि काई का मान नेगेटिव है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये क्षेत्र की दिशा के विपरीत लेकिन अत्यंत कम और अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। तो यही सबसे अधिक विशेषता है जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की है कि क्षेत्र में रखे जाने पर लेकिन अत्यंत अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।